गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आप बात कर रहे थे आगे कोर्स के चैप्टर 2 एसिड बेस एवं साल्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि अध्याय 2 में हमें अम्ल, क्षार एवं लवण 3 प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपने है ना एलकेजी यूकेजी में पढ़ा होगा कि ए फॉर एप्पल है ना, बी फॉर बॉल होता है, लेकिन हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस हम कल के क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर अर्थात सूचक के बारे में। ठीक है, देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में कहीं पर तो इंडिकेटर या सूचक देखा ही होगा तथा इस शब्द का भी इस्तेमाल किए होंगे कि इंडिकेटर सूचक वास्तव में है क्या, और इसका आप एक मीनिंग भी समझते होंगे, है ना, या फिर समझते भी होंगे कि सूचक वास्तव में होता क्या है। ठीक है, सूचक मतलब क्या होता है, किसी कार्य के होने की या किसी बात के होने की सूचना देने वाला। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन ला के देता है, सूचना ला के देता है, वो हमारे लिए सूचक हो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, कहीं कहीं पे बल्ब लगे होते हैं, है ना, वो भी हमको कहीं ना कहीं इंडिकेट करने का कार्य करता है, मतलब सूचना देने का कार्य करता है। तो वो वहाँ पे क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। इसी तरह से आपने अपने है ना वाहनों में भी देखा होगा, कहीं पे क्या होते हैं, आने या जाने के लिए, है ना, एक वाहन के व्यक्ति दूसरे वाहन के व्यक्ति को चिल्ला नहीं सकते, या वाहन में खड़े हुए व्यक्ति क्या होता है ना, सड़क पर चल रहे व्यक्ति को है ना बात तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वाहनों पर भी सूचक लगे होते हैं, ताकि वाहनों के व्यक्ति अपने है ना इंडिकेटर लाइट के माध्यम से सामने आने जाने वाले व्यक्ति से या अगले वाहन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने सड़कों में भी देखा होगा। ठीक है, सड़कों पर भी क्या होते हैं, जगह जगह सूचक लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सड़कों पर आसानी से अपने रास्ते पर चल पाते हैं। ठीक है, या हमको अपनी इच्छित जगह पर हम क्या करते हैं, जा पाते हैं। क्लियर हो गया? या हमको पता चल पाता है कि हमको और कितनी दूर जाना है, या यहाँ से हमको कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है। ठीक है, तो ये होता है सूचक। लेकिन साइंस में हम सूचक किसको बोलेंगे, है ना। तो देखिए मान लीजिए हमने इसके पहले अम्ल और क्षार के बारे में बात की, है ना, कि अम्ल होता क्या है, क्षार होता क्या, उसके गुण कैसे होते हैं। ठीक है, और वो किस प्रकार से रंग परिवर्तन देता है, उसका pH मान कितना होता है। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपको एक क्या किया जाए, बीकर में एक सॉल्यूशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप पहचानिए कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, अब मान लीजिए आप अम्ल को पहचानने के लिए क्या किए, चखने बैठ गए, है ना। तो यदि आप अम्ल को चख रहे हैं, खट्टा लगा तो आप अम्ल बोलोगे, तीखा लगा तो आप क्या बोलोगे, क्षार बोलोगे। लेकिन हम हर कंडीशन में इस बात का उपयोग हम नहीं, है ना, मतलब इस ट्रिक का उपयोग हम नहीं कर सकते कि हर कंडीशन में हम अम्ल और क्षार को क्या करें, चख कर पहचाने। ठीक है, मतलब चख कर उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं एसिड जो होता है यदि वो स्ट्रॉन्ग रहा तो हमारे लिए क्या होगा, काफी नुकसानदायक होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम चख कर तो अम्ल और क्षार का पहचान नहीं करेंगे, है ना। तो इस दुविधा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्षार सूचक होता क्या है, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अम्ल क्षार इंडिकेटर या सूचक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमको किसी विलयन के अम्लीय गुण या क्षारीय गुण या किसी विलयन के अम्लीय होने या क्षारीय होने का पहचान कराता है, सूचना देता है। ठीक है, उसको हम लोग सूचक बोलते हैं। क्लियर हो गया? सूचक किस काम आता है या इसका उपयोग क्यों करते हैं, समझ में आ गया सबको। अब देखिए सूचक कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम सूचक चार प्रकार देखते हैं, या हम यहाँ पे 4 प्रकार के सूचक देख रहे हैं। ठीक है, या सूचक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर या फिर प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर या संश्लेषित सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या फिर हर सूचक, इसको हम गंधीय सूचक भी बोलते हैं। ठीक है, और अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक की, फिर बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए प्राकृतिक सूचक है क्या, है ना। तो देखिए प्राकृतिक सूचक जैसे कि उदाहरण में आपको बताया जाएगा लिटमस विलियन। ठीक है, लिटमस विलियन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्यों है, क्योंकि लिटमस विलियन अनेक प्रकार के रंजक, रंजक मतलब जिसको आप सामान्य भाषा में जैसे इंग्लिश में आप समझते होंगे डाइस, है ना, अर्थात रंग जो होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उनका मिश्रण होता है। लिटमस विलियन मतलब रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है लिटमस विलियन। और यह लिटमस विलियन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक लाइकेन, ठीक है,
है। देखिए लाइकेन का एक पौधा होता है, ठीक है, और इस लाइकेन के पौधे से जो है लिटमस मिलियन प्राप्त होता है। अब लाइकेन है क्या, तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं में या पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कवक और शैवाल होते हैं, है ना, कवक और शैवाल के जो सहजीवन यापन रूपी रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। मतलब कवक और शैवाल का जो सहजीवी रूप है वो लाइकेन है, ठीक है। और इस लाइकेन के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस मिलियन तैयार किया जाता है, जो अनेक रंगों का मिश्रण होता है, अनेक रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमको अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन को पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। देखिए अब लिटमस मिलियन वास्तव में कैसे हमको इंडिकेट करता है, देख लीजिए। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास लिटमस मिलियन है और उस लिटमस मिलियन में हम थोड़ी सी अम्ल की मात्रा डालते हैं, ठीक है। जब हम लिटमस मिलियन में थोड़ा अम्ल डालते हैं और यदि उसका रंग क्या आ जाए, लाल आ जाए, तो वो क्या है, मतलब मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन आ और सॉल्यूशन मतलब विलयन आ विलयन बा। अब यदि हम विलयन आ को लिटमस मिलियन में डाल रहे हैं और लिटमस मिलियन का रंग जो है लाल आता है, मतलब सॉल्यूशन वह विलयन क्या होगा, अम्ल होगा, और यदि नीला आए वह क्षार, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे कि जो लिटमस मिलियन होता है वो अम्ल डालने पर लाल रंग देता है और क्षार डालने पर नीला रंग मतलब ब्लू देता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से आप याद रखोगे। तो ये हुआ हमारा एक प्राकृतिक सूचक। तो हम प्राकृतिक सूचक किसको बोलेंगे, तो वे सूचक जो प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों या जीवों से प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लिटमस मिलियन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए लिटमस मिलियन को ही पेपर पर फैलाकर लिटमस पत्र तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको आगे एक्सपेरिमेंट करके बताया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का पौधा ही है, ठीक है। और हल्दी देखिए, हल्दी से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल क्षार की बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं। देखो होता कैसे, हम हल्दी का विलयन लेंगे और जब हल्दी के विलयन में हम अम्ल डालेंगे, ठीक है, तो यह क्या होता है, पीला रंग। तो वहाँ पे जो हल्दी का रंग है वो चेंज नहीं होगा, पीला का पीला ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम हल्दी में क्या करते हैं, क्षार डालेंगे, तो हल्दी विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल डालने पर हल्दी विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पीला का पीला रहेगा, क्षार डालने पर वो लाल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी मतलब क्या हो गया, आपने जनरली हमारे तरफ जो पत्ता गोभी आता है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है ना, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों ने लाल पत्ता गोभी भी देखा होगा, रेड कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब देखिए इसके लाल पत्ता गोभी का हम जूस निकालते हैं और जूस निकालने के बाद जब हम उसके क्या करते हैं, उस जूस में अम्ल डालेंगे और उस जूस का कलर क्या हो जाता है, लाल का लाल ही रहता है, ठीक है, वो क्या है, अम्ल है। और यदि उस जूस का कलर क्या हो जाए, ठीक है, हरा हो जाए, वो क्षार होगा, ठीक है। लाल रहने पर अम्ल होगा, हरा होने पर क्षार होगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप गुलाब के फूल के साथ करिएगा, ठीक है, गुड़हल के पुष्प के साथ करिएगा और उसको मतलब उसका रस जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद उसमें आप अम्ल या क्षार डालकर देखिए, है ना। यदि आपके घर में अम्ल नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, आप दही का थोड़ा सा जूस ले लीजिए, है ना, मतलब थोड़ा सा रस ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, वहां से आपको अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आप यहाँ गुड़हल के पुष्प से रस निकालने के बाद उसमें डाल के देखिए क्या परिवर्तन आता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा प्राकृतिक सूचक। उसके बाद देखेंगे दूसरा संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या है, तो ये ऐसे सूचक होते हैं जिनका जो है प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसको लैब में बनाया जाता है उसको हम लोग संश्लेषित सूचक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है फिनाइलफ्थेलीन, ठीक है। फिनाइलफ्थेलीन लैब में यूज किया जाने वाला सबसे फेमस जो है इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब देखिए फिनाइलफ्थेलीन में जब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डालते हैं, ठीक है, और जब फिनाइलफ्थेलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी, फिनाइलफ्थेलीन का जो रंग होता है वो यदि गायब हो जाए तो वो अम्ल होगा, है ना, गायब मतलब इसीलिए हम लोग बोलते हैं रंगहीन, है ना, जो भी रंग रहेगा वो गायब हो जाएगा, पानी की तरह क्या हो जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि फिनाइलफ्थेलीन में जब अम्ल डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्षार डालेंगे तो फिनाइलफ्थेलीन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक या गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज
है ना, ऑरेंज कलर का होता है, यह भी एक संश्लेषित सूचक या रासायनिक सूचक है। ठीक है, अब देखिए इसका है ना, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज का जो संतरा रंग होता है वो लाल हो जाता है, और जब क्षार डालते हैं तो ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना, क्षार डालने पर भी इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, लाल का लाल ही रहेगा, है ना। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे लाल नहीं है बल्कि येलो, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, जो मेथिल ऑरेंज है ना वो हल्दी का उल्टा होता है। देखिए हल्दी में क्या होता है, हल्दी विलयन में अम्ल डालने पे वो पीला हो जाता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज में छाड़ डालने पर वो पीला होता है। ठीक है, और हल्दी में क्या होता है, छाड़ डालने पे लाल होता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज में अम्ल डालने पर लाल होता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखें। तो ये हुआ संश्लेषित सूचक। उसके बाद आते हैं घ्राण सूचक। घ्राण मतलब गंध। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान, देखिए मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वो तो है ना यहाँ पे चख के कर सकता है, लेकिन हर कंडीशन में चखना है ना मतलब राइट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वो रंग परिवर्तन को अपने आंख से देख नहीं सकता दृष्टिबाधित होने के कारण, है ना, तो कैसे पहचान करेगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है घ्राण सूचक, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो सूंघ तो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सूंघ कर या गंध को ले करके क्या करेगा, अम्ल और क्षार की पहचान करेगा। तो कैसे करेगा, है ना, तो उसके लिए बहुत ही इजी है। उसके लिए भी कई सूचक होते हैं, जैसे कि वेनिला एसेंस। ठीक है, वेनिला एसेंस देखे होंगे आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, जो केक वगैरह बनता है उसमें क्या होता है, फ्लेवर डालने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, क्योंकि इसके कारण ही आइसक्रीम या जो केक वगैरह होते हैं उसमें एक विशिष्ट गंध आ जाता है। ठीक है, तो देखिए स्मेल आ जाता है। तो वेनिला एसेंस में हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई विलयन अम्ल है कि नहीं। देखो कैसे, जब हम लोग क्या करते हैं, वेनिला एसेंस में थोड़ी मात्रा में एसिड डालेंगे और वेनिला एसेंस के स्मेल में जब कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे का वैसे रहता है, तब वो अम्ल होगा। ठीक है, और जब वेनिला एसेंस में हम दिए गए विलयन के कुछ गुण डालेंगे और यदि वेनिला एसेंस का जो गंध रहता है वो गायब हो जाएगा, तो वो क्या है, क्षार है ना। तो वेनिला एसेंस में जब गंध में कोई परिवर्तन ना आए वो अम्ल है, और गंध में गंध क्या हो जाए, गायब हो जाए, लॉस हो जाए, तो क्या है, क्षार। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे प्याज का रस। प्याज के रस में देखे होंगे आप लोग विशिष्ट गंध होता है। ठीक है, और इसका परीक्षण करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्याज के रस में थोड़ी सी नींबू मिला दीजिए। ठीक है, नींबू मिलाएंगे और देखिए वहां पे कि गंध गायब हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्याज के रस में आप नींबू मिलाओगे ना तो उसका गंध क्या हो जाएगा, कोई मतलब उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्षार मिलाओगे तो प्याज के रस का जो गंध होता है वो गायब हो जाएगा, सेम इसी की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा घ्राण सूचक। तो घ्राण सूचक के माध्यम से भी हम अम्ल क्षार की पहचान सूंघ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उदाहरण में आपको हमेशा ऐसे ही देना है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है कि सुरेश दृष्टिबाधित छात्र है तो वह अम्ल और क्षार का पहचान कैसे करेगा, है ना। तो हम पहले ही बोल दिए कि दृष्टिबाधित छात्र है सुरेश, इसलिए वो अम्ल क्षार की पहचान घ्राण सूचक के माध्यम से करेगा। जैसे मान लीजिए वह है ना वेनिला एसेंस में क्या कर रहा है, दिए गए विलयन को डाल रहा है और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब दिया गया विलयन अम्ल है, और जब वेनिला एसेंस में वह दिए गए विलयन को डाल रहा है और उस वेनिला एसेंस का गंध गायब हो जा रहा है, तो वह दिया गया विलयन क्षार होगा। ठीक है, वैसे इसको भी लिखना है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट सूचक है सार्वत्रिक सूचक, है ना। तो देखिए सार्वत्रिक सूचक किसको बोलते हैं, तो देखो यह एक ऐसा सूचक है जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखेंगे सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पीएच पेपर। ठीक है, पीएच पेपर क्या है, एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक है, इसको हम यूनिवर्सल सूचक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सार्वत्रिक सूचक जो यहाँ पे सबसे पहले हम पीएच पेपर की बात करें तो पीएच में यहाँ पे 2 लेटर आया है। यहाँ पी मतलब होता है पोटेंस, है ना, अर्थात शक्ति, क्लियर है, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन।
मतलब पोटेंस शक्ति हो गया, और H मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये pH होता है ना, वो किसी विलियन में, ठीक है, किसी विलियन में हाइड्रोजन प्लस आयन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हाइड्रोजन प्लस आयन हो गया। और ये जो आपको ब्रैकेट दिखाया जा रहा है, ये जो है कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को प्रदर्शित करता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये जो pH मान होता है, ठीक है, या ये जो pH होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी विलियन में, चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय हो, ठीक है, किसी भी विलियन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। और जब किसी विलियन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कम है या ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो अम्ल होगा कि क्षार होगा, इसी का जो है ना सूचना सार्वत्रिक सूचक देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सार्वत्रिक सूचक है क्या। देखिए, तो सार्वत्रिक सूचक है क्या और उसका एग्जांपल क्या है, मैं आपको पहले ही है ना बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे पीएच मान के बारे में। ठीक है, चलिए, अब पीएच पेपर से आता है पीएच मान। देखिए, पीएच मान है क्या, जैसे आप एक साधारण आपके कंपास बॉक्स में एक स्केल पट्टी होता है, उस स्केल पट्टी को निकाल के आप क्या करते हो, कहीं पर भी आपके चित्र में आप लंबाई चौड़ाई मापते हो। ठीक है, जितना भी आता है आप बताते हो कि ये लंबाई बराबर इतना, वो क्या है, उसकी लंबाई का मान होता है। ठीक वैसे ही पीएच पेपर, ठीक है, और पीएच पैमाने की सहायता से, ठीक है, हमारे पास एक पीएच पैमाना होता है। ठीक है, उस पैमाने पर किसी भी विलियन का जब हम अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए है ना उसे मैच कराते हैं, तो उसमें जितना भी मान आता है, ठीक है, वही हमारा पीएच मान कहलाता है। और ये क्या शो करता है, तो पीएच मान जो होता है वो किसी विलियन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए पीएच मान है क्या, तो पीएच मान को आप याद करने के लिए एक है ना, पीएच मान का परिभाषा यदि आपको याद करना है तो आप एक फार्मूला याद कीजिए, आपको पीएच मान का परिभाषा इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10। ठीक है, माइनस लॉग 10, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस लॉग 10 H प्लस आयन। क्लियर हो गया, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता। यहाँ तक आप उसको अच्छे से याद रखिए। यदि आपने इस फार्मूला को जो है अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना किसी हिचकिचाहट के आप पीएच मान किसको बोलेंगे, तो देखिए पीएच मान किसी विलियन में, ठीक है, पीएच मान किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋण चिन्ह के साथ 10 के आधार पर, लॉग मतलब होता है लघुगणक, है ना, लॉग आप लोग जानते हो, लॉगरिथम जिसको बोलते हैं, और हिंदी में उसको लघुगणक बोलते हैं, मैथ में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो पीएच मान किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋण चिन्ह के साथ 10 के आधार पर लघुगणक होता है। ये हो गई 2 नंबर में पीएच मान की परिभाषा। ठीक है, फिर आप उदाहरण बता दीजिएगा, क्या उदाहरण बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या उदाहरण बता रहे हैं आपको, यदि किसी विलियन का पीएच मान, ठीक है, क्या है, 7 से कम है, यदि किसी विलियन का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, तो वह विलियन क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, यदि किसी विलियन का पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, तो वह विलियन क्या होता है, क्षारीय होता है। हम कल की बात कर, है ना, कल भी क्लास में ये बता चुके हैं। और यदि किसी विलियन का मान क्या है, ठीक 7 के बराबर है, तो वह क्या होगा, उदासीन। ठीक है, मतलब उसमें अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण रहेंगे, और उदासीन विलियन का बेस्ट एग्जांपल है जल। ठीक है, क्योंकि जल एक दुर्बल अम्ल भी होता है और एक दुर्बल क्षार भी होता है। ठीक है, और जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखोगे। क्लियर हो गया, अम्लीय विलियन का पीएच मान 7 से कम होता है ना, क्षारीय विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलियन का पीएच मान 7 होता है। जब भी आप पीएच का परिभाषा लिखोगे उसके साथ ये देना है ना, तो आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गया सबको पीएच मान। ठीक है, और सार्वत्रिक सूचक तो इतना अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में आपको पीएच, है ना, पीएच
पीएच मान से रिलेटेड पीएच स्केल पढ़ाया जाए।